ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, ये संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा आप लोग। सभ्यता की कहानी सार रूप में इंजीनियरिंग की कहानी है। वह लंबा और विकट संघर्ष जो प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के भले के लिए काम कराने के लिए किया गया। ये किसने कहा है? एस डी कैंप ने कहा है। सवालों में उलझी गुमशुदगी की गुत्थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो लोग गुम हो रहे हैं ना, उन्हीं को लेकर बातें की जा रही हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में लोगों के बड़े संख्या में लापता होने का संकट बढ़ता जा रहा है। यह समूची व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, चेतावनी है। और इस मामले में दिल्ली, जिसे देश की सत्ता, कानून और सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रतीक माना जाता है, वह इस वर्ष की शुरुआत से ही गंभीर संकट का सामना कर रही है। जनवरी माह के पहले पखवाड़े में ही यहां 800 से अधिक लोगों को के लापता हो जाने की खबरों को सामान्य नहीं माना जा सकता है, बल्कि यह उस भयावहता का दस्तावेज है जिसे हम प्रयास शहरी जीवन की आपाधापी कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये आंकड़े सीधे सीधे बताते हैं कि दिल्ली में हर रोज औसतन 50 से अधिक लोग ऐसे गायब हो रहे हैं जिनका कोई सुराग, जांच की दिशा या ठोस जवाब फिलहाल व्यवस्था के पास नहीं है। यह मानवीय संकट देशव्यापी है, मगर दिल्ली में समस्या इसलिए गहरा गई क्योंकि यहाँ गुमशुदगी के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष जनवरी के पहले पखवाड़े में यहाँ गुमशुदगी के 807 मामले दर्ज किए गए हैं और जिनमें लगभग 63% महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं। यह आंकड़ा अपने आप में एक गहरे सामाजिक संकट की ओर इशारा करता है और देश की राजधानी में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बरसों से जो दावे किए जा रहे हैं, वे इन आंकड़ों के सामने विखरते नजर आते हैं। यह केवल अपराध का प्रश्न नहीं है, बल्कि उस असुरक्षा की भावना का सवाल है जो हर उस परिवार को भीतर से तोड़ रही है जिनका कोई सदस्य अचानक गायब हो गया। लापता होने वाले लोगों के परिवारों को एक ऐसे इंतजार में डाल दिया गया जो उनके लिए दिन ब दिन असहनीय होता जा रहा है। यह स्थिति तब और भयावह हो जाती है जब हम लापता होने वाले लोगों की संख्या में नाबालिगों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दिल्ली में महज 15 दिनों की अवधि में 190 से अधिक बच्चे लापता हुए, जिनमें अधिकांश लड़कियां हैं। किशोर वर्ग 12 से 18 वर्ष सबसे अधिक जोखिम में दिखाई देता है। ये घटनाएं कोई सहयोग नहीं हो सकती क्योंकि इनमें एक विशेष स्वरूप नजर आता है और जिसके पीछे कोई ना कोई संगठित या प्रणालीगत कारण हो सकता है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश भर में बच्चों के लापता होने पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र से कहा कि ऐसे मामलों के राष्ट्रीय स्तर पर राज्यवार एकीकृत आंकड़े संकलित कर उनका विश्लेषण किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इसके पीछे संगठित गिरोह का हाथ तो नहीं है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2 सप्ताह की अवधि में लापता हुए लोगों में से कुछ को ढूंढ लिया गया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। ऐसे में यह मान लेना उचित नहीं होगा कि ये सभी मामले घर से भागने, पारिवारिक विवाद या किसी भ्रम का परिणाम है। हकीकत यह है कि दिल्ली जैसे महानगर में मानव तस्करी, जबरन श्रम, यौन शोषण, अवैध तरीके से गोद लेने और संगठित अपराध के तंत्र लंबे समय से सक्रिय है। नाबालिग बच्चों और कमजोर आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति वाले लोगों को भावनात्मक असुरक्षा और डिजिटल माध्यमों के जरिए फैलाया गया झूठ भरोसा कई बार गुमराह कर देता है। महिलाओं के मामले में घरेलू हिंसा, जबरन विवाह, आर्थिक शोषण, झूठे रोजगार के वादे और संगठित अपराध, ये सभी कारण उनके लापता होने से जुड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में महिलाएं खुद घर से चली जाएं, लेकिन अधिकांश मामलों में उनका गायब होना किसी न किसी रूप में अपराध से जुड़ा हो सकता है।
और जिसकी तह तक पहुंचना व्यवस्था के लिए अब भी एक बड़ी चुनौती है। यदि हम वर्तमान संकट को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। वर्ष 2025 में दिल्ली में 24,000 से ज्यादा लोग लापता हुए थे, जिनमें 60% से अधिक महिलाएं थीं। पिछले 10 वर्षों में यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं और इनमें से करीब 52,000 लोगों का आज तक कोई पता नहीं चल सका। यह आंकड़ा किसी युद्ध या प्राकृतिक आपदा से कम भयावह नहीं है। अगर देश भर की बात की जाए तो चौंकाने वाली तस्वीर सामने आती है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की लापता बच्चों की जानकारी देने वाली वेबसाइट के वर्ष 2019 के आंकड़े के अनुसार देश भर में औसतन हर 10 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। ये मंत्रालय कह रहा है, ये सरकार आंकड़े दे रही है। यहाँ सवाल केवल पुलिस की कार्यक्षमता का नहीं है, बल्कि पूरे शहरी तंत्र का है। दिल्ली पुलिस हर बार यही कहती है कि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है और अंतर्राज्यीय समन्वय किया जा रहा है। जिपनेट, जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क जैसे डेटाबेस मौजूद हैं और जिनका उद्देश्य ही लापता लोगों का जल्द पता लगाना है। इसके बावजूद हजारों मामले बरसों तक अनसुलझे पड़े रहते हैं। यह स्थिति बताती है कि समस्या केवल संसाधनों की नहीं, प्राथमिकताओं, जवाबदेही और संवेदनशीलता की भी है। और शहरों का तेजी से फैलता आकार, झुग्गी बस्तियों की अनदेखी, प्रवासी आबादी की अस्थिरता और सामाजिक निगरानी की कमी, ये सभी कारक मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां किसी का लापता हो जाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। डिजिटल युग में जहां ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, वहीं डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी पहचान और ऑनलाइन प्रलोभन के जरिए अपराध भी पहले से कहीं अधिक संगठित हो चुका है। और सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि समाज इस स्थिति को धीरे धीरे सामान्य मानने लगा है और यह संकट इस बात को भी उजागर करता है कि सुरक्षा के नाम पर जगह जगह लगाए गए सीसीटीवी और हेल्पलाइन और अभियानों की जमीनी सच्चाई क्या है। तकनीक तभी कारगर होती है जब उसके पीछे तेज, संवेदनशील और जवाबदेह कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति के लापता होने के शुरुआती 24 से 72 घंटे सबसे अहम होते हैं, लेकिन शिकायत दर्ज करने में देरी, लापरवाही या मामले को गंभीरता से ना लेने की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं। जब तक हम गुमशुदगी को संभावित अपराध मानकर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लापता होने के आंकड़े यूं ही बढ़ते रहेंगे। लोगों के लापता होने का जो संकट बढ़ रहा है, वह एक ऐसे तंत्र की सामूहिक विफलता है जिसने कमजोर, असहाय और जोखिम में खड़े लोगों को हाशिए पर छोड़ दिया। यह संकट साफ चेतावनी देता है कि यदि महिलाओं, बच्चों और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की सुरक्षा को लेकर ईमानदार मंशा, त्वरित कार्रवाई और ठोस जवाबदेही तय नहीं की गई, तो आने वाले वर्षों में ये आंकड़े और भी डरावने रूप में हमारे सामने होंगे। विकास का कोई भी मॉडल तब तक अधूरा है जब तक कि उसमें इंसान की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित ना हो। अब वक्त आ गया है कि हम गुमशुदगी को सामान्य खबर मानने की आदत छोड़ें और हर लापता चेहरे को एक चेतावनी के रूप में लें। अन्यथा हर नया साल इसी तरह लापता होती उम्मीदों, टूटते परिवारों, अनगिनत अनुत्तरित सवालों के साथ शुरू होता रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। ये दिल्ली का हाल है और बाकी राज्यों में तो आप समझ सकते हैं। ये आप देखिए, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। श्रेष्ठता के समान अंतर, या आप देखिए, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, पुनर्जन्म होता या नहीं इसके बारे में भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन एक डर लोगों के मन में बैठा रहता है, हमेशा बैठाया भी जाता है कि अच्छे काम करोगे तो अगले जन्म में मनुष्य बनकर पैदा होगे और बुरे काम करोगे तो तरह तरह के पशुओं में तुम्हारा जन्म होता रहेगा। 84 लाख योनियों में भटकने की बात धर्म ग्रंथ कहते हैं और व्यक्ति के मन में भय इसलिए पैदा किया जाता है कि वह नैतिक दृष्टि से ठीक ठाक रहे, उसके अंदर मानवता, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी जिंदा रहे। और जिस समाज में ऐसे सज्जनों की बहुलता रहती है, वह समाज खुशहाल रहता है। इसलिए सदियों से हमारे धर्म ग्रंथों और ऋषि मुनियों ने मनुष्य में सदाचरण पर जोर दिया और उस सदाचरण को बरकरार रखने के लिए उन्होंने स्वर्ग नरक की कथाएं भी रचिया। और सच्चाई यह है कि इस स्वर्ग नरक को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन धर्म भीरू समाज के मन में यह बात बिठा दी गई कि ईश्वर हमें देख रहा है, हमारे हर गलत सही काम पर उसकी नजर है और इस भय से ही आम इंसान जीवन में गलत काम करने से बचता है। यह सिर्फ एक कल्पना है और एक तरह से मनुष्य को सन्मार्ग दिखाना
और उस पर चलाने की एक उत्तम प्रविधि है। जैसे आजकल बहुत सारे अपराध सिर्फ इसलिए नहीं होते कि जगह जगह खुफिया कैमरे लगे होते हैं और किसी दीवार पर एक पंक्ति लिखी होती है कि आप कैमरे की निगाह में है। पहले लोगों से कहा जाता था कि आप ईश्वर की निगाह में हैं। उस चेतावनी को बहुत कम लोग मानते थे, लेकिन इस भौतिक चेतावनी को लोग गंभीरता से मानते हैं, गलत काम करने से बचते भी हैं। जानदा दुस्साहसी अपराधी पहले खुफिया कैमरे को तोड़ भी देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नरक सब यही है। अच्छे काम करना और सुखमय जीवन जीना स्वर्ग से कम नहीं है, और बुरे काम करके उसका कुपरिणाम भोगना नरक है। यह सभी महसूस भी करते हैं और अपने सामने ऐसा घटित होते देखते भी हैं। ना जाने कितने अरबपति व्यापारी, भ्रष्ट नेता या घोटालेबाज अफसर बेईमानी की कमाई करने के बाद एक दिन जब गिरफ्तार होने तक होकर जेल भेज दिए जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, देखो उन्हें अपने किए का फल मिल गया है, और कल तक वे स्वर्ग भोग रहा था, आज नरक भोग रहे हैं। और दूसरी तरफ स्वर्ग वे भोग रहे होते हैं जो संतोषी हैं और सुखी हैं। और लोग जब दान पुण्य करते हैं तो उनके अंतर मन में एक सुखानुभूति होती है। यह सुखद अनुभूति किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उदार मन की धनी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा दान करता है तो उसकी ख्याति बढ़ती जाती है। तब उसके मन जो परमानंद मिलता है, दरअसल वही स्वर्ग है। जो व्यक्ति जितना सुखी है या पूरी तरह से स्वस्थ है तो वह जीवन में एक तरह से वास्तविक स्वर्ग का जीवन जी रहा है। अगर उसके जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, षड्यंत्र आदि दुर्गुण भरे हुए हैं तो उसका जीवन अपने आप में नरक है। वह कुंठित होकर अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि वह अपने नारकीय जीवन को पहचान नहीं पाता है। वह अपनी धूर्त मानसिकता और हल्केपन को अपने चालाकी समझता है और हर घड़ी दूसरे के अहित को अपनी उपलब्धि मानकर प्रसन्न रहता है। और जिस दिन ऐसे लोग आत्ममंथन करते हुए यह विचार करने लगेंगे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, तो वे अपना रास्ता बदल सकते हैं। वे अपने हृदय को निर्मल कर लें, उदार कर लें और यह सोचने लगे कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी का कल्याण हो, तो फिर उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। धर्म कर्म के पथ पर चलने वाले सच्चे लोग इसलिए भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं। और धर्म कर्म पर चलने का अर्थ यह नहीं कि लोग कट्टर हो जाएं और अपने अपने धर्म के लिए आपस में भिड़ जाएं। और अनेक लोग जीवन की सार्थकता लोक कल्याण के कार्य को ही समझते हैं। यही सच्ची धार्मिकता है। सोशल मीडिया के दौर में हम सब अनेक ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें कोई पुलिस वाला किसी गरीब की मदद कर रहा है, उसे खाना खिला रहा है, कोई अमीर व्यक्ति फटेहाल बच्चों को अच्छे कपड़े पहना रहा है, कोई किसी झोपड़ी को पक्का करवा रहा है। परमार्थ के आने के वीडियो हम सब देखते हैं। कुछ लोग अपनी लघु फिल्मों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की दिशा में लगे हुए। यह सारे कार्य हृदय को प्रसन्नता से भर देते हैं। जो इसे देखता है प्रसन्न होता है, कुछ संदेश ग्रहण करता है। फिल्म बनाने वाले को भी संतोष होता है कि उसने एक नेक काम किया। श्रेष्ठ साहित्य की रचना करके भी सुख की अनुभूति होती है। कहने का मतलब है कि स्वर्ग नरक सब यही है। श्रेष्ठ कर्म स्वर्ग और निष्कृष्ट कर्म नरक। जो विवेकवान है वे इस मर्म को समझते हैं। जो जानबूझकर भी अनजान बने रहते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं। इसकी PDF आपको मिल जाती है, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है। वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। न्याय की गरिमा। न्यायपालिका लोकतंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जो कानून के शासन को बनाए रखने और संविधान की मौलिकता के संरक्षण में अहम भूमिका निभाता है। भारत में न्यायपालिका को न्याय का मंदिर कहा जाता है और जहां विवादों का निस्तारण कर नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसी भी तरह की परेशानी या जटिल परिस्थिति में नागरिकों के लिए न्यायपालिका अंतिम आस होती है। ऐसे में अगर न्यायिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे तो उस भरोसे का क्या होगा जो न्याय की उम्मीद पर टिका होता है। यह चिंता सरकार के उन आंकड़ों से उपजी जिनमें कहा गया है कि देश के प्रधान न्यायाधीश के कार्यालय को वर्ष 2016 से अब तक मौजूदा न्यायाधीशों के खिलाफ 8,600 से अधिक शिकायतें मिली हैं।
सरकार की ओर से शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी गई और जिसके मुताबिक वर्ष 2024 में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई, यानी समय के साथ शिकायतों का यह सिलसिला बढ़ रहा है। दरअसल लोकतंत्र में न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करेगी। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना न्यायपालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है, इसलिए वह जनता के लिए साहस और आत्मविश्वास का स्रोत भी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति संतुलन बनाए रखने में भी इसकी भूमिका अहम है। आम आदमी की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली की शुचिता को बनाए रखना बेहद जरूरी है और यह तभी संभव हो पाता है जब न्यायिक अधिकारियों का आचरण पूरी तरह पाक साफ हो। और इसमें दो राय नहीं कि विधायिका कार्यपालिका की तुलना में आम नागरिक न्यायपालिका पर अधिक निर्भर रहते हैं, क्योंकि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा होता है। न्यायिक प्रक्रिया भी तभी निष्पक्ष और निर्भीक हो सकती है जब वह किसी भी तरह की अनुचित हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त हो। और आप देखते हैं कोई भी अदालत हो, आप लोग कहते रहते हैं ना कि हमें अदालत पर भरोसा है। नियमानुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा आंतरिक तंत्र के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय की ओर से 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिनके तहत शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अनुपालन के लिए कुछ मानक और सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। इनका पालन न होने पर आंतरिक प्रक्रिया के तहत संबंधित न्यायिक अधिकारियों पर कार्रवाई की जाती है, मगर न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें बढ़ने का क्रम यह दर्शाता है कि आंतरिक जांच प्रक्रिया या तो धीमी ही या फिर उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो रही है। न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार के मामले यदाकदा सामने आते रहते हैं, लेकिन उनकी जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और समय सीमा का अभाव नजर आता है। पिछले वर्ष मार्च में सामने आए एक न्यायाधीश के दिल्ली स्थित आवास पर जले हुए नोटों की गड्डी मिलने के मामले में अब तक कोई खास प्रगति न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर यह मामला किसी प्रशासनिक अधिकारी या आम नागरिक से जुड़ा होता तो जांच प्रक्रिया अब तक काफी आगे पहुंच गई होती। और इस स्थिति के पीछे उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के मामले की में जांच कार्यवाही की प्रक्रिया का जटिल ढांचा भी एक बड़ा कारण है, जिसे सरल एवं स्पष्ट बनाए रखने जाने की जरूरत है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों का भरोसा कायम रहे। अभी तक आप देखते हैं कि कोई आम इंसान होता तो जेल भेज दिया जाता, समझ रहे हैं आप। और आप देखेंगे कि जो फैसले आ रहे हैं आजकल अदालतों के, उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े होते रहते हैं। अरावली के मामले में आपने देखा ही है कि पहले स्वीकृति दे दी, बाद में आंदोलन हुआ तो बोले कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकृति दी थी, सरकार ने जो बातें रखी थी, जो परिभाषा रखी थी, बाद में कहा कि वो इसमें कुछ खामियां हैं, हम इसकी क्या जांच करेंगे। एक नया अध्याय बांग्लादेश में हुए चुनाव के बाद जैसे नतीजे आए, उससे साफ है कि अब वहां सत्ता और सियासत का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। खासतौर पर इसलिए भी वहां कुल 300 में से बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को अकेले 209 सीटें मिली हैं और इसके वर्कर्स जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों को 17 सीटें मिली हैं। जबकि वर्ष 2024 में बांग्लादेश में हुए व्यापक उथल पुथल के दौरान छात्र आंदोलन से निकली एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी को सिर्फ 6 सीटें मिल सकी हैं। शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था और कहते हैं कि इन्हें लड़ने नहीं दिया गया। अभी संभावना यही कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान के हाथ में देश की कमान होगी। गौरतलब है कि बीएनपी ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत में बांग्लादेश सबसे पहले के नारे के साथ की थी और अब जबकि बीएनपी को देश के मतदाताओं ने भारी बहुमत से जिताया तो उसके बाद यह देखने की बात होगी कि नई सरकार अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मोर्चे पर इस नारे को किस हद तक केंद्र में रख पाती है। खासतौर पर चीन ने जिस तरह बांग्लादेश में दीर्घकालिक हित के मद्देनजर लंबी अवधि के लिए भारी निवेश किया, उसमें नई सरकार के लिए अपने देश के हित के सवालों पर सबसे पहले की नीति सुनिश्चित करना संवेदनशील फैसला होगा। मगर बांग्लादेश की असली परीक्षा भारत के साथ अपने संबंधों की दिशा तय करने के संदर्भ में होगी। दरअसल इस क्षेत्र की भौगोलिक हकीकत यह तय करती है कि बांग्लादेश के संबंध में भारत की भूमिका निर्णायक रहेगी। बांग्लादेश की करीब 94% सीमा भारत के साथ लगी हुई है, यानी सुरक्षा और व्यापार के मामले में बांग्लादेश के लिए भारत की अनदेखी करना आसान नहीं होगा। बहुत कुछ इस पर निर्भर होगा कि मतभेद के कई बिंदुओं के बावजूद बांग्लादेश की नई सरकार भारत को लेकर क्या रुख अपनाती है। हाल के समय में बांग्लादेश में जिस तरह का तीव्र ध्रुवीकरण देखा गया, उसे संभालना और फिर से सहज माहौल बनाना वहां की नई सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये आप देखिए, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्यों की सीमा हमारी चाइना से भी लगती है।
और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।